नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल E1 स्टडी में। तो आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 7। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रीवियस सवाल के, यानी कि कुछ पुराने वाले कंसेप्ट में सवाल रह गए थे, वो वाले हम पूरे करते हैं। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आज की हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए, सवाल में दे रखा है कि 65% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ में फ़ेल हैं, जबकि 75% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में फ़ेल हैं, और 52% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषय यानी कि मैथ और इंग्लिश में दोनों में फ़ेल हैं। और आपको संख्या दे रखी है कि 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो आपको टोटल ऑफ स्टूडेंट बताना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊँगा। जी, मैंने एक डायग्राम बना लिया। अब बस ये डायग्राम को आपको, या तो ये पूरा डायग्राम काहे पे होना चाहिए, या तो आपका फेल पर होना चाहिए पूरा डायग्राम, या आपका पूरा ये डायग्राम होना चाहिए आपका पास पर। जब भी आप ये सवाल को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो। और आप ये अब तय कैसे करोगे कि मैं बनाऊंगा ये फेल पे बनाऊं या फिर पास पे बनाऊं। तो ये आपको देखना है कि बोथ नंबर ऑफ बोथ का परसेंट जो दे रखा है वो किस में दे रखा है। अगर मैं इस सवाल में देखूं तो 52% बोथ यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। तो मेरा जहाँ से पता पड़ गया, मुझे अब कैसे बनाऊंगा सवाल, अब मैं फेल से सवाल बनाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर दिया होता कि 52% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, तो मैं पूरे सवाल का फॉर्मेट पास में चेंज करता। यानी कि अगर 65% फेल होते तो 100% माइनस करके मैं पास निकाल लेता, यानी कि पूरा सवाल को मैं पास में कर देता। जो क्योंकि ये सवाल में क्या दे रखा है, पूरा फेल पे दे रखा है, तो इसका फॉर्मेट आपका बस बनाया है। तो मैंने देखा कि 52% यानी कि 52% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। यानी कि ये, अगर मैं इसको मैथ बोलूँ, और ये है आपका इंग्लिश का डायग्राम। तो मैथ में टोटल कितने हैं, 65%, और इंग्लिश में कितने हैं, 75%। तो अगर मैं मैथ में ओनली देखूँ तो 52 आप 65 में से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा जी, 8 और 5 13, यानी कि 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ओनली मैथ में फेल हैं। जबकि अगर 75% में से अगर मैं 50 घटा दूँ तो कितने बचेंगे, और जी 50 होते तो 25, यानी कि 23, यानी कि 23% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। तो अब जी इस डायग्राम से ये स्पष्ट हो गया कि आपने जितने भी नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट थे, वो जो एक विषय में फेल था, जो दो विषय में फेल था, या तीन दोनों विषयों में फेल था, वो आप पूरे निकाल लोगे। यानी कि जितने भी प्रकार से स्टूडेंट फेल हो सकते थे वह आपने पूरे इंसिडेंट इसमें निकाल कर दिए। तो कि कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8, और 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 88% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फ़ेल हैं। तो जब ये दोनों विषयों में अगर ये फ़ेल हैं 88%, तो पास कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस कर दोगे, 100% माइनस 88%, तो आपको टोटली पता पड़ रहा होगा कि 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। जबकि सवाल में दे रखा है कि वे स्टूडेंट 12% नहीं हैं, वे हैं आपके 48। तो हम बोल सकते हैं हमारा 12% 12% इक्वल है 48 के। तो 1% की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे, आपको चाहिए 100%। तो 48 48 अपॉन 12 इंटू में आप 100 कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, दोनों साइड से 100%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आपका 12 चौको 48, यानी कि 400। तो 400 स्टूडेंट पूरे शामिल हुए थे। नेक्स्ट सवाल। देखिए, अगले सवाल में दे रखा है कि 80% यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों विषय किसमें, आपके फिजिक्स में पास हैं।
सवाल में बता रखा है कि देखिए दोबारा 80% लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिज़िक्स में पास हैं, और 70% 70% ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में पास हैं, जबकि 15% 15 ही है ना सवाल में, मैं एक बार देख ले रहा हूँ चेक करके, 15% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फ़ेल हैं। 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में फ़ेल हैं, और आपको संख्या दे रखी है कि दोनों विषयों में पास स्टूडेंट की संख्या 325 325 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में बताना है, हूबहू वही सवाल है। अब देखिए मैं अगर इसको जी फॉर्मेट में डायग्राम में बनाऊँ तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको देखना है बोथ परसेंट किसका दे रखा है, बोथ परसेंट दे रखा है फेल का। तो ये पूरा सवाल मैं बनाऊँगा, अब क्या बनाऊँगा, मुझे बनाना पड़ेगा फेल पर। तो अगर दोनों परसेंट 15% 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों विषय यानी कि फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री दोनों में फ़ेल हैं। ये फ़िज़िक्स हो गया आपका, ये केमिस्ट्री हो गया। अगर आप एक बताइए मुझे, अगर इसके 20% पास हैं फ़िज़िक्स में तो फ़ेल कितने होंगे? आप बोलोगे 20% होंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 20% कैसे होंगे, जो क्या होंगे, फ़ेल होंगे। अगर 70% पास हुए हैं, 70% पास हुए हैं केमिस्ट्री में, तो फ़ेल कितने हुए होंगे? तो आप बोलोगे 30% ऐसे होंगे जो दोनों विषयों वो केमिस्ट्री में फेल हुए होंगे। तो अगर मैं ओनली फिजिक्स निकालूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, क्योंकि 15 और 5 और 1 20, और अगर यहाँ निकालूँ तो यहाँ पर आएगा कितना, 15 आएगा। तो आपने इस प्रकार से क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ़ फेल निकाल लिए। जितने भी प्रकार से स्टूडेंट फेल हो सकते थे वे आपने पूरे निकाल दिए। तो ये कितना, 15 दूनी 30 और 5 35, यानी कि 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं, एक में, दो में या फिर दोनों में। तो पास स्टूडेंट कितने होंगे? तो आप 100 में से माइनस करके जब निकालोगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। 100% माइनस 35% इक्वल टू 65%। तो 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, जबकि ये वैल्यू हमको दे रखी सवाल में, वे स्टूडेंट कितने हैं, 325 हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 65% बराबर है हमारा 325 के, 325 के। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना है। तो आपका 325 बटे में 65 जाएगा इसका, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएगा। बस काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 26 और 4 2 6 और 13 पंजे 65 आ जाएगा यहाँ पर। और 5 से फिर काट देता हूँ तो जाएगा 55 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो जाएंगे आपके 500। नेक्स्ट सवाल, देखिए सवाल में दे रखा है कि टोटल एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 600 हैं। जिसमें फिजिक्स में पास होने वालों की संख्या, फेल होने वालों की संख्या है 35%, जबकि केमिस्ट्री में फेल होने वालों की संख्या है 45%। और दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या कितनी है, दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या है 40%। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में कितने लड़के फेल हुए, उनका नंबर बताना है। तो मैं वही डायग्राम बना लूँगा एक बार फिर से, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब मुझे कैसे पे बनाना होगा, अब मैंने देखा कि नंबर ऑफ बोथ पे गया मैं, नंबर ऑफ बोथ दे रखा है 40%, जो कि क्या है, जो कि पास पर है। तो ये सवाल पूरा कैसे बनाएगा, अब मैं बनाऊँगा पूरा, इस सवाल को बनाने की कोशिश करूँगा पास पर। तो 35% देखा, अगर मैंने फिजिक्स में 35% लोग फेल हैं तो पास कितने होंगे, तो पास कितने होंगे, तो आप बोलोगे 65, कितना बोलोगे 65। फिजिक्स में कितने होंगे, 65 होंगे, क्योंकि टोटल 35% क्या है, 35% अगर फेल हुए हैं तो पास होने वालों की संख्या कितनी होगी, 65 होगी। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर देखूँ 45% अगर केमिस्ट्री में फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे, तो आप बोलोगे 55%, कितने होंगे,
55% ऐसे लोग होंगे जो केमिस्ट्री में पास हुए होंगे, जबकि दोनों की वैल्यू दे रखी थी। इस कारण मैंने इस पूरे सवाल को किस में, पास की फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब अगर मैं घटाऊं के पूछूं कि फिजिक्स में अकेले में कितने पास हुए हैं, तो आप बोलोगे 15%, सॉरी 15 नहीं, 50, 60, 25%। और यहाँ पर अगर 55 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 50, 15%। तो इससे क्या आपका पूरा टोटल क्या जाएगा आपका टोटल, अगर मैं निकालूं तो ये पास के वो आ जाएंगे पूरे इंसिडेंट, जितने तरीके से स्टूडेंट पास हुआ होगा या पूरे प्रकार से आप पास के निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने परसेंटेज में पास हुए होंगे, वो 15 और 25 हो जाएंगे आपके 30, 40 और 40, 80, यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। जबकि फेल कितने होंगे, फिर फेल होने वालों की संख्या होगी 20, क्योंकि 100% होता है। तो आपको फेल की संख्या पूछिए, फेल का नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, जो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए थे। तो टोटल स्टूडेंट हैं 600, और 600 का 20% निकालोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 0 2 0 1 0, जो यानी कि 6 दूनी 12, 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट ऐसे थे। अगर चाहते तो आप इस 600 का 10% कितना होता है, 10% होता है 60, एक अंक के बाद दशमलव, तो उसका 2 गुना 60 दूनी 120, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अगले सवाल में बता रखा है कि 72%, 72% लोग ऐसे हैं जो चाय को पसंद करते हैं। 72% आर लाइक टी। तो इसके लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 72% ऐसे लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं, 44% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 192 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो टोटल आपको पर्सन बताना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक कार्यालय है, ये मैंने डायग्राम बना दिया पहले, जिसमें टी यानी कि टी का पसंद करने वाली संख्या कितनी है 72%, और कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 44%। ये कॉफ़ी हो गया, ये आपका टी हो गया। जैसे कि मैंने पिछले सवालों में बताया था कंसेप्ट में, मैं एक किसी कार्यालय है, ऑफिस है, उसका मैं ऑनर हूँ। अगर मुझे लास्ट के महीने के लास्ट में कॉफ़ी और चाय का अगर बिल पे करना है, भरना है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऑफिस का बिल कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा। अगर 100 भी लोग चाय या कॉफ़ी पीते होंगे तो मेरा बिल कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया बिल पेड करने, तो 72% तो चाय वाले थे और 44% कितने थे, कॉफ़ी वाले। तो टोटल मिलाकर जब मैंने जोड़ा तो 4 और 2 6, 7 और 3 10 और 1 11, तो कितना बिल बना मेरा 116। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। तो मैंने समझ लिया कि इसमें से 16% स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कार्यालय में पर्सन ऐसे हैं 16% जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी लेते हैं। तो ये क्या हो गया, बोथ हैं। ये आपको बोथ की वो समझ में आना चाहिए। ये क्या है, 16% ऐसे लोग हैं जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी लेते हैं। अगर ऐसे लोग होते जो केवल चाय लेते, कॉफ़ी लेते, तो टोटल मिलाकर बिल, अगर पूरे जितने भी पर्सन हैं मेरे उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, अगर सब कुछ लेते तो भी 100% बनना था। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों ने डबल डबल बार चाय भी पिए और कॉफ़ी भी पिए थे। तो इसका मैंने ये निकाल लिया, इसको जोड़ा तो कितना ज़्यादा आ रहा था, 16 ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, 16% लोग ऐसे हैं जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि 192, अब ये निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 192 लोग ऐसे हैं जो दो बोथ लेते हैं। तो हमने बोला कि 60% ऐसे लोग हैं जो बोथ यानी कि चाय और कॉफ़ी लेते हैं, जबकि सवाल में दे रखा है ऐसे लोगों की संख्या 192 है। कितनी है, 192। तो 1% की वैल्यू आप निकालो कितनी आएगी, 16 एकम 16, और यहाँ पे जाएगा 3, तो 16 दूनी 32, 12। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा मैं, और 100 से उधर कर देंगे तो टोटल मिलाएगा कितना जाएगा, 1200 जाएगा। तो टोटल पर्सन कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं ऑफिस में, 1200 हैं। अगले सवाल में बता रखा है कि एक गांव है जिसमें 60% परिवारों में पास गाय है।
तो सवाल में बताया गया है कि एक गांव है जिसमें 60% लोगों के पास गाय है, 30% लोगों के पास भैंस है और 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय है या भैंस है, यानी कि दोनों में से एक जानवर तो है। तो टोटल और फैमिली दे रखी है 96 हैं। तो आपको ऐसे परिवार बताना है जिसके पास तो ना काऊ है ना बफेलो है, तो उन लोगों का आपको परसेंटेज बताना है। तो इसका मैं डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से, इस पर कुछ इस प्रकार से इसका ये डायग्राम बन जाएगा। अब 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है, काऊ है, और 30% फैमिली कैसी हैं जिनके पास एक बफेलो है यानी कि भैंस है, जबकि 15% ऐसी फैमिली है जिनके पास काऊ भी है और बफेलो है यानी गाय भी है और भैंस भी है। टोटल नंबर ऑफ फैमिली 96 है। तो जिसके पास कुछ नहीं है, तो अगर इसका मैं घटा दूँ तो जी कितना आएगा 45%। तो 45% क्या है, जिनके पास केवल और केवल ओनली काऊ है। अगर 13 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा आपका हो जाएगा 15। तो 15% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास केवल और केवल बफेलो है, भैंस है। तो टोटल मिलाकर कितनी फैमिली हो जाएगी जिसके पास या तो काऊ होगी या बफेलो होगी या फिर उनके पास क्या होगा, बोथ होगा इनका। तो टोटल मिला के मैं इनको जोड़ दूंगा तो 15 15 30 30 और 4 7 75 75%। 75%, तो उस गांव में 75% परिवार इतने हैं जिनके पास या तो काऊ है या बफेलो है या बोथ है। तो ऐसे परिवार कितने होंगे जिनके पास ना तो ये कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे 75% के पास कुछ ना कुछ है। तो 25% लोगों के पास कुछ नहीं है, ना तो वो गाय पालते हैं ना भैंस पालते हैं, और दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो इनकी संख्या पूछी है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, तो 96। 96 का 25% निकालना है। 25% का मतलब मैंने बताया था 1/4 होता है। तो इसका 1 आप 4 कर दोगे तो कितना आएगा आपका, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये टाइप यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। पॉइंट डाली जो रस पे सही से साफ। टाइप 4 में कुछ इस प्रकार के सवाल आएंगे कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत 10% घटती है और लगातार 3 साल ऐसा ही होता रहता है, तो 3 साल बाद उसकी कीमत कितने परसेंट घट जाएगी। या कोई वस्तु है जिसकी लगातार कीमत 20% बढ़ती जाती है, तो 3 साल बाद उसकी कीमत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। या फिर पूछा जाएगा कोई शहर है जिसमें हर साल कुछ जनसंख्या बढ़ती है, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। इस प्रकार के सवाल आपको देखे जाएंगे। जैसे कि मैं एक सवाल देखता हूँ कि कोई एक गांव है, कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत हर बार 10% बढ़ती है। हर साल कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। लगातार 3 साल ऐसा ही होता रहता है, तो 3 साल बाद उसकी कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो आप अगर मैं पूरे डिटेल में जाऊँ तो उसको कैसे करोगे कि प्रारंभ में उसकी कीमत 100 थी, अगर 10% बड़ी होगी पहले साल तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई होगी, आप बोलोगे 110 हो गई होगी, 10% बड़ी होगी। फिर बड़ी हुई कीमत 10% फिर बड़ी होगी, अगर 10% फिर बड़ी होगी तो 110 का 10% कितना होता है, 11। क्योंकि 10% का मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11। तो 11 रुपये और बढ़ गए होंगे। तो आज कितने हो गए होंगे वे रुपये बढ़ के 110 की कीमत कितनी हो गई होगी, 121 रुपये हो गई होगी। तो फिर तीसरी साल फिर क्या होता है, फिर बढ़ते हैं 10% कीमत फिर बढ़ जाती है। तो अब 121 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 12.1, यानी कि अब कीमत कितनी हो गई होगी, तो 121 और 12 में आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 और 10 130 133 133.1। तो कीमत कितनी बढ़ गई, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 3 साल में कीमत 100 से 133 पहुँच गई, यानी कि 33.1% वैल्यू कीमत बढ़ गई। ये तो है इसका, ये था आपका इसका कंसेप्ट, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। इसमें आप चाहते तो एक फार्मूला जो मैंने बताया था A+B वाला भी यूज़ कर सकते हैं।
ए प्लस बी वाला यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले अपन ने कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है, 10% फिर बढ़ती है, तो ए प्लस बी, आपने एक फार्मूला याद किया था कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये वाला फार्मूला लगाना इसमें थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा लॉन्ग कर देता है। जैसे कि अब मैं ये वाले सवाल में इसको, ये फार्मूला दो कंसेप्ट के लिए, अगर आपको दो बार बढ़ रहा है, अगर ये बोलता कि ये लगातार 3 ईयर्स नहीं बढ़ता, अगर 3 साल लगातार कंटिन्यू बढ़ता, अगर 2 साल बढ़ता, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कारगर होता आपका ये निकालने के लिए, बहुत ही जल्दी और सटीक आंसर देता। लेकिन अगर 3 वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 10% बढ़ी पहली साल, फिर 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो आपको पहले ए और बी इन दोनों सॉल्व करना होगा। फिर फाइनल जो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा, उसको आपको ए मानना पड़ेगा और इसको बी मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बताता हूँ मैं अभी कैसे। तो 3 साल 10 10 10 10 बढ़ती है, तो मैं पहले ले लिया मैंने 10 10 और 10, तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, तो इन दोनों से कितनी कीमत बढ़ गई होगी, तो मैं रखूँगा 10 प्लस 10 इन प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी कि 10 और 10 20, और जहाँ पर आ जाएगा एक, यानी कि 21%। अब 21% आपका ये बढ़ गया, और एक आपने इसका यूज़ कर लिया था, इन दोनों को यूज़ करके कितना बढ़ाया 20। अब आपको 10% और बढ़ाना है, तो एक और कितना बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे। तो अब क्या बोलोगे, कीमत पहले 21% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर ए इंटू बी, यानी कि ए का मान अब 21 हो गया और बी का मान आपका 10 है, तो अपॉन में आपके लगाओगे 100 लगाओगे, 1 0 से आपकी 1 0 काट दिया आपने। अगर इसको जोड़ोगे तो 30 और 1 31, 31 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, 21 आ गया, लेकिन बट्टे में 10 है। एक अंक के बाद अगर 10 से भाग देना है किसी संख्या में, तो एक अंक के बाद 0 लगा दोगे आप, तो कितना आ जाएगा, 33.1। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो इस वाले से। लेकिन आपको फॉलो कौन सा मेथड करना है वो मैं बता रहा हूँ उसका। सबसे बेस्ट इसका तरीका रहेगा कि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, 10% का मतलब मैंने बताया था, 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है 10% का मतलब, 10% का मतलब होता है 1/10। तो इस अगर कीमत बढ़ रही है तो आप ऊपर वाली संख्या बढ़ा दोगे, और घट रही है तो ऊपर वाली संख्या घटा दोगे। अगर बढ़ रही है तो कीमत क्या बोलोगे, 10 से 11 हो गई पहली साल, फर्स्ट ईयर। सेकंड साल भी यही हुआ, थर्ड ईयर भी यही हुआ, तो दूसरे साल भी वो आप बोलोगे 10 से 11 ही कीमत हुई होगी। फिर आपको ने बोला 10 से फिर 11 हुई होगी, तो आप इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, जबकि 11 का कितना होता है, 1331। तो कितनी बढ़ गई कीमत, आप बोल सकते हो कि 331 रुपीज़ बढ़ गए, कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितने बड़े होंगे वो, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 33.1% कीमत बढ़ गई होगी। तो आपको यूज़ वाले का करना है। अगर आप इसको और सॉर्ट आउट कर सकते थे, अगर मैं नीचे लूँ तो इसको और सॉर्ट क्या कर सकते थे, इसमें ये सॉर्ट कर सकते थे। देखो कीमत हर साल 10% बढ़ रही है, तो 10% का मतलब होता है 10 से कीमत कितनी हो रही है, 11 रुपये हो रही है कीमत। इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, इसका मतलब होता है 10%। और ऐसा 3 साल हुआ है, 10% 10% 10% बढ़ी है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों संख्याओं पे क्यूब कर दोगे, तो इसका क्यूब हो जाएगा 1000, और इसका होगा 1331। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 33 रुपये बढ़ गए। तो अब अगले के सवाल करते हैं, उसमें आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है, किसी उपकरण की कीमत प्रति वर्ष 20% घटती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब हर साल 20% घटती है, क्या होता है, 20% कीमत क्या होती है, डिक्रीज़ होती है किसी उपकरण की कीमत। तो 3 साल बाद, 3 ईयर्स के आफ्टर 3 ईयर, उसकी कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, उसकी कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। क्या तो 1/5। अगर कीमत घट रही है तो आप क्या करोगे, 5 से कीमत कितनी कर दोगे, 4। और लगातार क्या हो रहा है, 3 ईयर्स यही चला है सेम काम, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। तो इसका क्यूब कितना होगा, 125, इसका कितना होता है, 64। तो कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ा, परसेंटेज में पूछा है, तो कितने रुपए बढ़ गए। तो अब 125 में से कितना कर दोगे, 64
माइनस कर दोगे तो 61 कितने रुपए की कमी आ गई, 61 रुपीज़ की कीमत घट गई कितने पर, 125 पर। तो 100 पर कितनी घटी होगी, तो आप 5 से 5 चौको 25 चौको 100 और 25 पंजे 125, जो आप जहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 1 4 और 6 4 24 अपॉन 5 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 चौको 20 और 4 बचेगा तो यहाँ पर आएगा 5 8 40 और 4 बचेंगे तो जहाँ पर 4 बचे फिर दशमलव लगा के 0 तो 5 8 40 यानी कि 48.8% कीमत घट जाएगी। नेक्स्ट सवाल, सवाल में बता रखा है कि किसी मशीन की कीमत प्रेजेंट में दे रखी है कितनी है, 6250 रुपये है। और ये कब हुई, ये पहले बार 10%, दूसरे बार 20% और 30% घटती है। पहले साल 10% घटी, दूसरे साल ये 20% फिर घटी और तीसरी साल इसकी कीमत 30% की दर से घटती है। तो 3 साल बाद मशीन की कीमत कितनी हो गई होगी, आपको 3 साल के बाद कीमत बताना है कितनी। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 6250 और पहले साल इसकी कीमत 10% डिक्रीज़ होती है, फिर 20% डिक्रीज़ होती है, फिर 30% डिक्रीज़ होती है। तो क्या इफेक्ट पड़ा होगा, तो 10% का मतलब मैंने बताया 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/10। ये एक फ्रैक्शन मैंने बताई थी स्टार्ट फर्स्ट वीडियो में, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर घट रही है तो कीमत कितनी हुई, 10 से कितनी हुई होगी, 9 हुई होगी। अगर यहाँ पर भी कीमत घट रही है तो 5 से कितनी हुई होगी कीमत, 5 से कितनी 4 हुई होगी कीमत। और तीसरी साल क्या हुआ है, 10 से कीमत फिर घटी है तो 10 से कितनी हुई होगी, 7 हुई होगी। जहाँ पर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, ये सेकेंड ईयर हुआ और ये आपका थर्ड ईयर हुआ। तो टोटल क्या सवाल, आप इसमें सवाल को और छोटा कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 पंजे 10 और मैंने 2 से फिर ये काट दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 55 25 और 25 का क्यूब होता है 125, यानी कि कीमत 125 से कितनी हो गई होगी, ये 7 नाम 63 तो कितनी हो गई 63 रुपीज़ कीमत हो गई होगी। तो सवाल में दे रखा है तो हमने क्या निकाला कि प्रारंभ में प्रेजेंट टाइम में उसकी कीमत अगर आज देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 125 रुपये है। और 3 साल बाद जब उस पर 10% घटेगी, 20% घटेगी और 30% घटेगी तो घट करके उसकी कीमत कितनी हो गई होगी 63 हो गई होगी। जबकि सवाल में बताया गया है कि इसकी कीमत प्रारंभ में 125 नहीं थी, वो कितनी थी 6250 रुपये थी। तो आप इसका काट दोगे तो ये कितना बार में जाएगा आपका 4 बार में जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 625 और 0 का 0 और 25 पंजे फिर काट देते हैं तो वो आ गया 25 यानी कि 50 आ गया। तो आपको ये वाली वैल्यू निकालना है तो 5 से 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 का 0 5 15 और एक बचेगा 5 6 30 और 1 31 यानी कि 3150 रुपये कीमत। अब इसकी प्रेजेंट टाइम में कितनी कीमत हो गई 3150 रुपये हो गई।